ओके। सो आज हमारा जो है ना वो ओरिएंटेशन सेशन है सीए के बारे में, ताकि हम एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले सकें कि हम सीए क्यों करना चाहते हैं, किस लिए ज़रूरी है सीए, और आज के दौर में जो है ना वो सीए की इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है ना। सो सबसे पहले तो आपका वेलकम है एसटीडी सॉल्यूशंस के अंदर। अच्छा, एसटीडी सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड करूँ तो ये हमारे ओनर हैं सर तारिक तुनियो। ठीक है। एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ आपके पास पीआरसी जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं जैसे आप लोगों को पता होगा। तो उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैं पढ़ाता हूँ। एक पीआरसी 2 है आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड्स का सब्जेक्ट, और एक आपके पास है पीआरसी 4 जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पार्शल पढ़ाता हूँ, मतलब 40-50% एरिया मेरे पास है। बाकी हमारे कोई दूसरे टीचर्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा कि सीए कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, हु आर एलिजिबल टू डू सीए। तो ऐसा बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया हो, मुझे बताओ ऑनलाइन वाले कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं। जिसने इंटरमीडिएट किया हो, मेडिकल में किया हो, कॉमर्स में किया हो, इंजीनियरिंग में किया हो, ऑलमोस्ट सबने इंटरमीडिएट किया हुआ है। सो एक बात को याद रखिएगा बेटा, ऐसा बच्चा जिसने इंटरमीडिएट से अपना पास किया है, पास आउट हुआ है, भले वो किसी भी फैकल्टी में हुआ हो, तो उसको एटलीस्ट 60% रिक्वायर्ड है सीए करने के लिए। ठीक है ना, कम से कम कितने परसेंटेज बेटा? 60% आप लोग को रिक्वायर्ड है सीए करने के लिए। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ये जो क्राइटेरिया था ना, ये क्राइटेरिया होता था 50% का। मतलब 50% वाला बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता था सीए के अंदर। ये कब होता था? जब आपके पास पीआरसी की जगह होता था एएफसी। जब फर्स्ट स्टेज का नाम एएफसी होता था तो ये 50% का क्राइटेरिया था, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज का नाम आईकेप ने चेंज करके पीआरसी कर दिया, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी, तो आईकेप ने 60% मार्क्स रख दिए बेंचमार्क के वो बच्चा जिसके इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स आएंगे वो सीए कर सकता है। तो सर वो बच्चा जो 50 और 60 के बीच में घूम रहा हो वो क्या करेगा? ठीक है ना, ऐसा बच्चा जिसके 50 और 60 के बीच में मार्क्स हो वो क्या करेगा? सो दोज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव क्यूएटी टेस्ट, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, एक ये बेसिक टेस्ट होगा आप लोगों का जो कि आईकेप कंडक्ट करेगा, एमसीक्यूज बेस ही होगा। और वो बच्चे जो 50 और 60 के बीच में सफर कर रहे होंगे वो ये टेस्ट देंगे, और फिर उस टेस्ट के बाद दे विल टेक एडमिशन इन पीआरसी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें मेरे बच्चों, ताकि हम थोड़ा सा आगे मूव कर सकें। आई होप 60% से तो अबव ही है ना सबकी परसेंटेज, जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स हैं। ओके राना सुफियान। ओके अहमद ईशान। तो अहमद ईशान, फिर आपको एक क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देना होगा। वो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट होता है बच्चों वाला। वो भी मैं उस बारे में गाइड कर दूंगा लेटर ऑन। बिल्कुल बच्चों वाला टेस्ट होता है, मतलब उसमें रेशियोज, परसेंटेजेस, बस छोटे मोटे टेस्ट होते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, ये सब देना होता है। और बाकी स्टूडेंट जितने भी बेटा ऑनलाइन में अच्छा खासा बच्चा बैठा हुआ है, शाबाश जल्दी जल्दी जवाब दे दो। चलो ओके। सो अब हम बात बात करते हैं बेटा कि आपके पास जो है ना वो सीए क्यों जरूरी है। ठीक है, और सीए करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती है। देखो, एक ऐसी क्वालिफिकेशन, आइडियल क्वालिफिकेशन वो होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एक तो कॉस्ट कंट्रोल हो सके। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है? मैं अफोर्डेबिलिटी तो हो मेरे पास ना। ठीक है। और अफोर्डेबिलिटी भी अगर है तो, अगर मिसाल के तौर के ऊपर मैं भाई मैं बहुत जो है ना रिच बंदा हूं और मैं तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूं, लेकिन टाइम लग रहा है 15 साल का,
तो टाइम भी जरूरी है, अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ एक टाइम भी हो जो कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करो, ये भी सेकंड मोस्ट कंपोनेंट है आपके पास कंसिडर करने के लिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैंने टाइम भी लगा दिया है, मैंने पैसा भी अपना लगा दिया है, अब मुझे कितने की नौकरी, कितने की जॉब या क्या हिसाब किताब मेरा बनेगा आफ्टर क्वालिफिकेशन। सो आज की इस तारीख में, आज की इस सेशन के अंदर बेटा एक ऐसी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बाकी सारी अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन से सबसे सुप्रीम क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, कॉस्ट वाइज भी, टाइम वाइज भी, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो खैर बहुत ही बड़ा है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे, और ये गूगल है, और गूगल के बारे में अगर हमने देखा है ये, तो गूगल पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। गौहर, या गौहर को भेजिएगा वहां से। ओके, नेटवर्क ऐप शायद इरेज हो गया, देखो इसमें से ये बैक करें बाहर आए से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गूगल के बारे में बात करें बेटा, सो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है आपके पास, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ना, एक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है अकॉर्डिंग टू द गूगल, और ऐसा रियल भी है, और वो किस तरीके से पॉसिबल है मैं आपको अभी थोड़ी सी देने बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले अगर हम थोड़ी सी कॉस्ट वगैरह के ऊपर बात कर लें, ताकि हमारा एक एनालिसिस हो जाएगा। देखो मिसाल के तौर के ऊपर आपका जो पीआरसी है, आपका जो पीआरसी है, जो फर्स्ट स्टेज है, आपकी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम इसके वो बात करते हैं ना बेटा, तो 80,000 आपकी ट्यूशन फीस है, उसमें आप आई कैप के रजिस्ट्रेशन वगैरह लगा लो मिसाल के तौर पर 15,000, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस भी अराउंड कोई 15,000 रुपीज आप अपने पास लगा लो, ठीक है। तो टोटल ये 80 और 30 कितने हो गए, 1,10,000 रुपए, ठीक है ना। अब आप सेकंड स्टेज के ऊपर आओ, कैफ की स्टेज के ऊपर। जब आप कैफ के अंदर आओगे, तो कैफ के अंदर आपके पास जो है यहाँ पर फीस ऑनलाइन आपको शो हो रही होगी कि ऑनलाइन भी कितनी होती है और हाइब्रिड की भी कितनी होती है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो फीस स्ट्रक्चर तो आपके सामने आ रहा होगा सारी बातों का, ठीक है ना। और ये वन टाइम स्टूडेंट वगैरह ये आ गए आपके पास, ठीक है। तो टोटल फीआरसी की जो फीस रिक्वायर्ड है ना बेटा आपको, और सारे सब्जेक्ट्स वगैरह मिलाकर और सब चीज़ों को देखकर, तो 138,600 के करीब अराउंड होगी। और कैफ वगैरह की और हैंड्स ऑन कोर्सेज वगैरह की आपको नीचे रखी हुई नजर आ रही होगी, 372,000, ये कैफ तक की है, ठीक है ना। अच्छा, होता सीए में क्या है कि बच्चा जब सीए के अंदर एडमिशन लेता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, एक होता है पीआरसी, एक होती है जो आके आपके सेकंड स्टेज होती है कैफ की, फिर एक उसके बाद एक स्टेज आती है इसको हम लोग बोलते हैं सी फैप, जिसको आप सीए फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल आप अराउंड अगर मिसाल के तौर के ऊपर टोटल सीए की जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स की है, ठीक है बेटा। टोटल सीए की ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स की है, जिसके अंदर आपने कितने पेपर्स देने, 21 पेपर्स देने, 21 पेपर्स आपने देने, और 5.5 साल की आपकी जो है वो टाइम पीरियड होगा इसके अंदर, ठीक है ना। पीआरसी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं, कैफ के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और सी फैब के अंदर भी कितने सब्जेक्ट्स हैं,
8 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल ये 21 सब्जेक्ट आपके पास बनते हैं। देखो सीन कुछ ऐसा है कि आपने 6 मंथ्स के अंदर पीआरसी करना होगा, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद आपने 1.5 ईयर्स के अंदर आपने अपना कैफ करना होगा। तो टोटल हमारा टाइम कितना लग गया, अभी टाइम के हवाले से बात करते हैं फिर अमाउंट के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारा टाइम कितना लग गया बेटा अब तक, कि 1.5 साल हमने कैफ में लगाया और 6 महीने हमने जो है वो पीआरसी में लगाए थे। तो टोटल टाइम हमारा कितना यूटिलाइज हो गया अब तक का? हाँ प्यारे बच्चों, 2 साल हो गए ना। अब 2 साल हो गए। अब 2 साल के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा है वो 3.5 ईयर्स बचे। अब इस 3.5 ईयर्स के अंदर क्या होगा कि इस 3.5 ईयर्स के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने अपने साथ साथ आर्टिकल्स भी करनी है, और आर्टिकल के साथ साथ आपने अपने सी फैब के पेपर्स भी देने, ठीक है। अच्छा आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स का मतलब यह है कि जो काम आपने पीआरसी में पढ़ा, कैफ में पढ़ा, वो तो सब एक बुकिश नॉलेज थी ना, ठीक है। बिल्कुल कैफ के बाद होगी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का सिनेरियो जो है ना वो इधर है, कैफ के बाद शुरू होता है और सी फैब, ठीक है ना, इस बीच में शुरू होगा, ठीक है। सो आर्टिकल्स में क्या होगा कि आर्टिकल्स में वो काम जो आपने जो है वो कैफ के अंदर पढ़ा या पीआरसी के अंदर पढ़ा, अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी तो होगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बुकिश नॉलेज अलग होती है और आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अलग होती है। भाई मिसाल के तौर के ऊपर एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ने पढ़ा है कि भाई के बुक्स के अंदर के आप इंजेक्शन ऐसे फिल करें और ऐसे हाथ में लगाएं नस के अंदर और इंजेक्शन दबाएंगे, इंजेक्शन चला जाएगा वेन के अंदर। लेकिन असल में ऐसा होता है या नहीं होता? बाज़ औक़ात तो लोगों की वेन ही नहीं मिल रही होती है भाई, तो वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकत करते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो आर्टिकल्स में जाके सीखेगा, जब वो हाउस जॉब सीखेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ इंजेक्शन किस तरीके से लगाना था। तो कहने का मकसद ये है कि वो काम जो आपने कैफ में पढ़ा होगा, पीआरसी में पढ़ा होगा, अब आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होगा। तो अब आर्टिकल्स करनी होगी आपने। तो याद रखिएगा टोटल सीए के अंदर 3.5 साल की आर्टिकल्स हैं, और 3.5 साल की आर्टिकल्स के अंदर आपने जॉब भी करनी है और रिमेनिंग अपने पेपर्स भी देने हैं, 8 पेपर जो सीए फाइनल्स के होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सीए क्वालिफाई हो गए, जैसे ही आप सीए क्वालिफाई करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। कितने साल का? 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। अच्छा टोटल सीए के अंदर ड्यूरेशन कितना लगा था भाई? 5.5 साल, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल्स के अंदर ना, आर्टिकल्स आप दो जगह कर सकते हैं। आर्टिकल्स आप फर्म के अंदर भी कर सकते हो, ऑडिट फर्म चले जाओ, और आर्टिकल्स आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्म की आर्टिकल्स जो है उसके अंदर स्टाइपेंड आपको मिलेगी। हाँ भाई कितनी स्टाइपेंड है फर्म में? 22,600 रुपए की आर्टिकल्स है आपकी, ठीक है ना। जरा 22,600 को 3.5 साल से मल्टीप्लाई कराइएगा, कितना पैसा हम कमा लेंगे? 3.5 मल्टीप्लाई 12 भी कर देना ना, मल्टीप्लाई 12 भी कर देना। 9,49,200, मतलब इतना पैसा आप ड्यूरिंग आर्टिकल्स अर्न कर लोगे, इतना अमाउंट आप ड्यूरिंग आर्टिकल्स कमा लोगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ इंडस्ट्री के अंदर, हाँ भाई इंडस्ट्री का क्या रेट चल रहा है आजकल? मिसाल के तौर के ऊपर हम ऑन एंड एवरेज 50,000 लगा लेते हैं। इंडस्ट्री के आर्टिकल्स 50,000 रुपए की हैं बेटा, 3.5 साल आर्टिकल्स करनी है, वही 12 मल्टीप्लाई कराओ जरा, बताना कितना बन रहा है ये। 21 लाख रुपए, 2.1 मिलियन है भाई, 2.1 मिलियन ऐसा। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि अभी आप आर्टिकल्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं काम। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के दौर में सबसे बेहतरीन काम चल रहा है आर्टिकल्स के। बंदा काम भी सीख रहा है, साथ साथ उसको पैसे भी मिल रहे हैं।
आने वाले दौर में पता है क्या होगा, आने वाले दौर में लोग अपनी जेब से पैसा देंगे कि भाई ये पैसा ले लो, मेरे को काम सिखाओ, ताकि मैं काम सीखूंगा तो मैं नौकरी पे जाऊंगा। काम का फर्क ये होता है, आर्टिकल्स जब आप फर्म में करते हैं किरण, तो फर्म वाले ना आपको डिफरेंट क्लाइंट्स भेजेगा, फर्म वाला आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे भेजेगा। हर हर ऑडिट सेशन के अंदर आपका क्लाइंट चेंज होगा, कभी आप टपाल जा रहे होंगे, कभी आप बैंक जा रहे होंगे, कभी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर जा रहे होंगे, कभी आप फार्मास्यूटिकल कंपनी जा रहे होंगे, कभी आप जो है वो सुपरमार्केट स्टोर्स वगैरह कर रहे होंगे इम्तियाज का, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर आप जा रहे होंगे, ठीक है ना, फर्म के अंदर। लेकिन इंडस्ट्री में ये होता है कि आपने 3.5 साल के लिए एक इंडस्ट्री आपने ले ली कि भाई मैं के इलेक्ट्रिक में करना चाहता हूँ, या मैं टपाल वाले हैं उनका करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इंडस्ट्री में फिर वहीं के अकाउंट्स देखोगे। फर्म में रहते हुए आप रोटेशन वाइज जो है ना, हर 6 6 महीने बाद आपका ऑडिट सेशन के अंदर क्लाइंट चेंज होगा, तो फर्म में आपका एक्सपोजर बढ़ा है, सीखने को ज्यादा मिलेगा। मुल्क से बाहर भी जाते हैं बिल्कुल, एक आपका एक पीरियड आता है जिसमें आपको फर्म जो है आपकी, वो आपको आर्टिकल्स के लिए अपने ही एक अब्रॉड सेशन भेज देती है, ठीक है ना। लेकिन वो ड्यूरिंग आर्टिकल्स ही करेगी फर्म, ठीक है। अच्छा, हम बात ये पे थे बेटा कि अगर हम इंडस्ट्री चले आते हैं तो 21 लाख रुपए कमा लेंगे, और अगर हम फर्म में आते हैं तो हम कोई 9.5 लाख रुपए के करीब कमा लेते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, सीए की टोटल कॉस्ट कितनी है? सीए की हमारी, अच्छा एक एक चीज और, ये जो मैंने 22,600 रुपये लिखी हुई है ना, ये इस 22,600 रुपये के अंदर ये मैंने वो आर्टिकल्स का पैसा अमाउंट लिखा है जो कि कैफ क्वालिफाइड को मिलता है। जब आप सेकंड स्टेज कर लोगे ना कैफ, तो 22,600 मिलेंगे। आप जैसे जैसे अपने सी फैप के पेपर्स निकालते रहोगे, आपने 2 पेपर निकाले, 3 पेपर निकाले, 4 पेपर निकाले, आपने मिसाल के तौर के ऊपर अगर 3 पेपर्स निकाले हैं, तो आपकी स्टाइपेंड बढ़ के हो जाएगी 30,700 रुपये। फिर अगर आप मजीद पेपर्स निकाल रहे हो तो आपकी 42,000 स्टाइपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो फर्म के अंदर भी आपका स्टाइपेंड का रेट बढ़ता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और फिर जब आप सारे पेपर, अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 5.5 साल के अंदर ही अंदर ना सारे पेपर निकाल लिए। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 4 साल 4.5 साल के अंदर सीए कर लिया, ठीक है ना। सीए कर लिया का मतलब क्या, उसने सारे के सारे पेपर सी फैप के निकाल लिए। अब उसने 1 साल, क्योंकि 4.5 साल में किया ना, पूरा पीरियड उसने 5.5 साल का गुजारना है, तो उसने 1 साल के अंदर अंदर सारे के सारे अपने पेपर्स निकाल लिए हैं। 1 साल बाकी आर्टिकल्स का, तो उसको 84,000 रुपीज मिल रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप क्लाइंट जाते हो ना, तो आपको क्लाइंट जो है वो दो चीजें प्रोवाइड करता है। एक कन्वेंस अलाउंस प्रोवाइड करता है, और एक लंच। ये अदर बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। जब आप क्लाइंट जाओगे तो आपको कन्वेंस अलाउंस के भी आपको अमाउंट मिलेगा, और लंच का भी अमाउंट मिलेगा। मेरा एक दोस्त था मुबश्शिर, में अक्सर उसके बारे में बताता हूँ। मुबश्शिर ने टोटल 4.5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर अपना सीए क्वालिफाई किया, ठीक है। अब उसके पास बचा 1.5 साल। आप याद रखें, मुबश्शिर वो बच्चा है जिसने सीए फाइनल्स के सी फैप के 6 पेपर्स एक साथ दिए, पूरे 6 के 6 पेपर्स एक साथ दिए, एंड ही पास आउट 5। बहुत बड़ी बात है, ऑडिट सीजन के अंदर उसने 6 पेपर दिए और उसने उसने 5 पेपर निकाल लिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसने 3 पेपर्स दिए, लास्ट 3 पेपर्स। और लास्ट पेपर जो हमारा होता है MSA 2, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट 2, उस MSA 2 के अंदर पता है वो क्या लेके आया? ई सिक्योर गोल्ड मेडल। और उस बंदे ने उस MSA 2 के अंदर गोल्ड मेडल भी सिक्योर किया, ठीक है। टोटल सी कितने साल का था? 5.5 साल का। इसने कितने साल में कर लिया? 4 साल में कर लिया। 4 साल के साथ साथ जो सबसे आखिरी पेपर है, सबसे भारी पेपर, सीए फाइनल्स का, उसके अंदर वो गोल्ड मेडल भी लिया है। तो भाई ये इंसान का ही बच्चा है ना, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई ये कोई जिन का बच्चा तो नहीं है ना, इंसान ही है ना, इंसान ही करते हैं भाई। इसने भी पढ़ के पेपर दिए हैं। जो बच्चा पढ़ के पेपर देता है भाई, वो पेपर पास होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, मैं एक बड़े बगैर पढ़े पेपर दूंगा तो वो पास होगा या फेल होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 100% फेल है।
100% फेल है, मैंने बगैर पढ़े दिया है। अच्छा अगर मैं आधी तैयारी के साथ पेपर दूं, भाई मैंने आधी तैयारी करी है, तो पेपर पास होगा फेल होगा सर, 50-50% है, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है, लेकिन ये चूंकि इंटर बोर्ड तो चल नहीं रहा, तो उसको भी फेल ही कंसिडर करें आप। तो याद रखिएगा, कभी भी आप जिस सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो उस सब्जेक्ट को पढ़ के पेपर देते हैं ना, तो कभी भी फेल नहीं होते। ठीक है, मार्केट में एक नॉर्म बना हुआ है, मार्केट में एक मिथ है कि मेरा भाई कि सीए बहुत मुश्किल होता है, और जो है ना बहुत कम लोग करते हैं सीए, सीए करने वालों की कोई लाइफ नहीं होती। मैं बोलता हूँ सिर्फ बेकार की बातें और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेकार की बात है। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने खुद नहीं किया कुछ, और ये आपको भी करने से रोकते हैं। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल मौजूद है ना, मैं आपके सामने दी, और इस तरह से भरी हुई एग्जाम्पल्स। तो कहने का मकसद ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पर अपने टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो गए। तो कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि हम सीए के अंदर हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो बेटा टोटल पूरे सीए की अगर मैं कॉस्ट लगाऊं, टोटल 21 पेपर्स, उनकी एग्जामिनेशन फीस वगैरह, तो अराउंड अराउंड आपको पड़ेंगे, मोटा मोटा अमाउंट लगा लेते हैं, कितने पड़े, 5 लाख रुपए। कितने पड़े बेटा, टोटल पूरे 5.5 ईयर्स के अंदर। एक साथ नहीं है ये, वन टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सी के अंदर एडमिशन लिया 5 लाख रुपए आपने देने, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने पूरे पूरे 5.5 साल के अंदर ब्रेक कर करके आपने पे करने हैं, जो भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूट होगा जहां पे भी आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, मुझे बताएं मिनिमम आपने आर्टिकल्स में कितने पैसे कमाए, मिनिमम आर्टिकल्स में कितने पैसे कमाए, 9.5 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5 लाख रुपए की। अरे मेरा भाई अभी भी मुझे बेनिफिट है, देखो ना मेरी इनकम कितनी है, मिनिमम इनकम, सर मेरी मिनिमम इनकम है 9,50,000 रुपए। मैंने कॉस्ट कितनी लगाई, सर हमने कॉस्ट लगाई थी 5 लाख रुपए। अगर मैं माइनस करता हूं, तो इसका मतलब मैं अभी भी सरप्लस के अंदर जी रहा हूं, 4.5 लाख रुपए अभी भी मैंने एडिशनल कमा लिए। बेटा ये मैंने वो अमाउंट बताया है जो कि कैफ क्वालिफाइड को मिलता है, 22,600 भी मैंने आपको बताया था कि 30,000 भी होगी, 45,000 भी होगी, 84,000 भी होगी। ठीक है ना, और जब इंडस्ट्री चले जाओगे तो इंडस्ट्री में तो आपको आपके सामने 21 लाख रुपए। अच्छा अगर 21 लाख में से आप मिसाल के तौर के ऊपर 5 लाख रुपए निकाल देते तो कितने बचते हैं, ये तो चलो फर्म का हिसाब हो गया। अगर आप यही काम इंडस्ट्री वाला करो, तो इंडस्ट्री की आपकी इनकम कितनी थी मेरा भाई, 21 लाख रुपए की। इंडस्ट्री में आपकी कॉस्ट कितनी लगी, सर कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी। हाँ मेरा प्यारा भाई, कितने का सरप्लस है, सरप्लस का मतलब कितना ज्यादा मिल गया, 16 लाख रुपए ज्यादा मिल गया, 1.6 मिलियन ज्यादा मिल गया। अरे भाई इतने तो लगाए भी नहीं थे, जितने लगाए हैं उसका 4 टाइम्स तो आप कमा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही प्यारे बच्चों। अच्छा एक चीज और, सर हमने ये सुना था कि हमने सीए बहुत मुश्किल होता है, तो हमने ये सोचा कि फिर हम बीकॉम की तरफ चले आते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं। ऐसा किसी ने सुना है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स तो भी यही है ना, इंटर करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद या तो आप डिग्रीज की तरफ चले आओगे, या तो आप आ जाओगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। देखो बेटा, एक बात याद रखना, अगर आप डिग्री की तरफ गए, मिसाल के तौर के ऊपर आपने बीएस कर लिया, आपने बीबीए कर लिया, आपको पता है बीबीए फॉर आई फ्रॉम आईबीए की कॉस्ट कितनी है, आईबीए से बीबीए करने की कॉस्ट कितनी है, एनी आइडिया। आईबीए से बीबीए करने की कॉस्ट है कितनी है बेटा, कितनी, 40 लाख, 4 मिलियन, 40 लाख रुपए है आईबीए से बीबीए करने की कॉस्ट। ठीक है, ये बीबीए है, बीबीए मतलब 4 साल की डिग्री करी है अभी।
तो 40 लाख रुपए का पड़ेगा आईबीए से अगर बीबीए करेंगे। और सर अगर इसके साथ साथ हम एमबीए भी मिला लें, भाई इतनी मोरलेस इतनी कॉस्ट और मिला लो, चलो 30 लाख रुपए कर लो और। तो मतलब आपने बीबीए किया 4 साल का, एमबीए इस पे लगाया मिसाल के तौर के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 साल का, टोटल 6 सालों के अंदर आपने कितने पैसे दिए बेटा? टोटल 6 सालों में कितने पैसे दिए? 70 लाख रुपए दे दिए। एंड हाउ मच डू यू अर्न इन दिस पीरियड? और कितना पैसा कमाया? पैसा कितना कमाया? 1 रुपए भी नहीं कमाए, शून्य, जीरो। तो सरप्लस में गए, डेफिसिट में चले गए? सर ये तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी है, टाइम भी लगाया देखो, अच्छा टाइम भी ज्यादा लगाया मैंने। सीए हमारा 5.5 साल में हो रहा था, यहाँ पे हमने टाइम कितना लगाया? 6 साल लगाया। ठीक है ना, 4 साल का बीबीए किया, 2 साल का एमबीए किया, 6 साल हमने लगाए। और 6 साल लगाने के बाद पैसा कितना लगाया? अरे भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जब मैं सीए में आया था तो मैंने कितने लगाए थे? अरे मेरा बच्चा ये तो देखो, कहाँ 5 लाख, कहाँ 70 लाख है। और कहाँ आर्टिकल्स की इनकम, और कहाँ इसकी इनकम है। डिफरेंस देखे नहीं डिफरेंस? 70 लाख रुपए लगाए, जीरो कमाए। 5 लाख रुपए लगाए, 21 लाख कमाए। अब सर बात ये आती है कि आफ्टर क्वालिफिकेशन क्या होगा? आफ्टर क्वालिफिकेशन क्या होगा? ठीक है ना। सो जब आप क्वालिफाई कर लेते हो बेटा, व्हेन यू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, मुझे बताओ क्वालिफाई होने के बाद आपकी सैलरी कितनी लगेगी? हाउ मच विल यू अर्न? आप दोनों लेट हो गए क्यों? केक वाले ने? केक वाले ने? अच्छा कैब से आए होंगे केक वाले ने, ओके। चलो मैं आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, और फिर हम क्लास के एंड पे बात कर लेंगे। हम बात की कर रहे थे बेटा कि सीए कितने साल का होता है। मैंने आपके सामने लिखा है सीए 5.5 साल का होता है, ये लिखा हुआ। और टोटल पेपर्स कितने होते हैं? 21 पेपर्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, पीआरसी, कैफ, सीफैप। ठीक है। जब आप पीआरसी कर लेते हो, कैफ कर लेते हो, तो आपने 3.5 साल के अंदर अपने सीफैप भी देना है, और साथ साथ आपने आर्टिकल्स भी करनी है। आर्टिकल्स के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फर्म जा सकते हो या तो आप इंडस्ट्री जा सकते हो। इसमें डिटेल डिस्कशन हम क्लास के बाद करते हैं, ठीक है। फर्म जाएंगे तो 26,000 22,600 मिलेंगे। 3.5 साल की आपने आर्टिकल्स करनी है, तो आपने टोटल पैसा कितना कमाया? 9,50,000 रुपए करीब कमाए। ठीक है। जबकि फर्म में आर्टिकल्स का रेट चेंज होता रहता है, जैसे सी फैप के 3 पेपर्स निकाल लोगे 30,000 हो जाएंगे, फिर और पेपर्स निकालते रहोगे तो रेट बढ़ता रहेगा आपके। लेकिन हमने मिनिमम लगाया कि 22,600 मिलेंगे, तो 9.5 लाख रुपए आपने कमाए। इसी तरीके जब आप इंडस्ट्री चले आओगे, तो इंडस्ट्री में अभी स्टाइपेंड चल रही है 50,000 रुपए। 3.5 साल की आर्टिकल्स की आपने कमाए 21 लाख रुपए। ठीक है। टोटल सीए की जो कॉस्ट, पूरे 5.5 साल की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है। हमने अज्यूम की 5 लाख रुपए लगेंगे पूरे 5.5 साल के अंदर। अगर हम फर्म जाते हैं तब भी हमने 4.5 लाख रुपए ऊपर कमाए, 9.5 लाख रुपए कमाए थे ना, 5 लाख रुपए लगाए थे, तो तब भी हमने 4.5 लाख रुपए ऊपर लगाए। अगर हम इंडस्ट्री जाते हैं तो इंडस्ट्री में 21 लाख रुपए कमाए थे, 5 लाख रुपए लगाए थे, तो हमने 16 लाख रुपए ऊपर कमाए। ठीक है ना। अच्छा रूट्स क्या क्या होते हैं बच्चे के पास? बच्चे के पास रूट्स ये होते हैं कि या तो वो डिग्री की तरफ चला जाए या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चला जाए। डिग्री का मतलब वो बीबीए कर ले, बीएस कर ले। तो मैंने बीबीए का रेट लिखा आईबीए का, बड़ा मशहूर ही रहता है आईबीए, 4 साल का अगर आता है। तो 4 साल में मैंने कॉस्ट लिखी है 40 लाख रुपए, 4 मिलियन। फिर एमबीए की भी हमने कॉस्ट डाल दी, एमबीए 2 साल का होगा, एमबीए की कॉस्ट डाल दी, कितनी हो गई? 30 लाख रुपए। तो टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट हुई 6 सालों की वो हुई 70 लाख रुपए। और उस बीबीए वाले ने, एमबीए वाले ने कितने पैसे कमाए बच्चों? जीरो। जबकि सीए के अंदर उसने कितने पैसे लगाए थे? 5 लाख रुपए लगाए थे, और उसकी इनकम उसने कितनी कमाई थी? 21 लाख, 2.1 मिलियन। तो कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा। अच्छा सर पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा? ऑनलाइन वालों ने कुछ सैलरीज बताई थी बेटा, दोबारा से बताना कि क्वालिफाई होने के बाद सैलरी क्या लगेगी इन इंडस्ट्री।
आज का इंडस्ट्री का जो रेट चल रहा है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का, दैट इज 250,000 टू 300,000। कितने? एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बंदा जो कि क्वालिफाई हो जाता है, उसका उसकी सैलरी मिनिमम मिनिमम कितनी लगनी है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा सर, मेरा तो एक दोस्त है वो 4 लाख रुपए कमा रहा है। भाई वो ये तो आपके ऊपर है ना, कितने पे आपने नेगोशिएट करा आपने, हैं? कोई बंदा होता है वो 4 मन का जानवर 2 लाख रुपए का लेके आता है, कोई बंदा होता है वो 4 मन का जानवर 20 लाख रुपए का लेके आता है। ये तो आपके अपने ऊपर है ना। मिनिमम मिनिमम कितना है? 2.5 लाख रुपए आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे फैसिलिटीज है, कार्ड वगैरह और एकोमोडेशन वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है। लेकिन मिनिमम सैलरी कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए। सर वो जो एमबीए बंदे ने किया था, उसकी सैलरी क्या लगेगी? उसकी सैलरी क्या लगेगी? सर अराउंड को लग जाएगी 70-80 हजार रुपए। कितने 80 हजार रुपए? 70-80 हजार रुपए। अबे भाई 70 लाख रुपए मैंने लगाए थे, है बेटा? कितने पैसे लगाए थे? 70 लाख रुपए लगाए थे। और सैलरी मेरी कितनी लग रही है? 80 हजार रुपए की। जबकि सीए के अंदर मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, और मेरी सीए के अंदर सैलरी कितनी लग रही है? 2.5 लाख रुपए की। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का क्या डिफरेंस है? मतलब यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट का कहाँ से? गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं हम कोई। सीए करने के बाद भी मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा क्या? ऐसा तो नहीं है। मैं समझा नहीं सवाल। खैर, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है बिटवीन एमबीए और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में? कौन है सुप्रीम? कौन है सुप्रीम? सीए वाला। अच्छा, आज से कुछ टाइम पहले, अच्छा, लोगों को ये होता है कि हम जब भी स्टार्ट करें तो बॉस लेवल से शुरू करें, कोई भी जूनियर लेवल पे तो नहीं जाना चाहता ना, ये जाना चाहता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि चाहेगा यार मैं जाऊं और 30 हजार रुपए की जॉब करूं, इधर से भी जिल्लत उठाऊं, उधर से भी जिल्लत उठाऊं, घर वाले मुझे बातें अलग सुनाए। कोई भी नहीं चाहता ऐसा ना। हर बंदा चाहता है कि यार बॉस लेवल हो, एक हैंडसम इनकम हो, सारा सेटअप अच्छा, मामला चल रहे हो, ऐसा ना। देखो, सीए के जो शशके हैं वो तो क्वालिफाई होने के बाद तो शुरू होंगे ही होंगे। ड्यूरिंग आर्टिकल्स, ड्यूरिंग आर्टिकल्स, ड्यूरिंग आर्टिकल्स ही आपके शशके शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप आर्टिकल्स कहलाओगे, आर्टिकल्स में आओगे, तो आप कहलाओगे ऑडिट एसोसिएट्स। ऑडिट एसोसिएट कहलाओगे। ठीक है ना? मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी आर्टिकल शुरू की थी तो मैं गया था, मेरा पहला क्लाइंट था सामी फार्मास्यूटिकल्स। और जब मैं सामी फार्मास्यूटिकल्स गया था और मैंने कहा था कि भाई मैं ऑडिट एसोसिएट हूँ, ऑडिट करने आया हूँ, बताएं मेरा रूम कहाँ है, तो वो जो रिसेप्शन पे तो 2-3 लोग थे ना, वो सब ऐसे होना शुरू कर देते, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया। मैंने ये थोड़ी बोला कि भाई मैं मौत का फरिश्ता हूँ, रूह कब्ज करने आया हूँ, पढ़ ले कलमा। बात समझ में आ रही है? तो आपके जॉब का चार्म, आपकी स्टडीज का चार्म, उसके भरम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो ड्यूरिंग आर्टिकल्स ही शुरू हो जाएंगे। आ रही है ना मेरी बात समझ में बेटा? अच्छा, जब हम क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? देखो, मैं आपको एक बंदे का नाम बताता हूँ, एक बंदे का नाम बाद में बताऊंगा, पहले मैं उसकी पोजीशन बताता हूँ। एक बंदा है, ही क्वालिफाई हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2015। उसने कब क्वालिफाई किया बेटा? उसने कब क्वालिफाई किया? 2015 में उस बंदे ने सीए क्वालिफाई किया। 2018 में मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई, मैंने उस बंदे से 2 सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है। और उस 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, वो एक बैंक में जॉब करता था बंदा। और 2018 में, मतलब क्वालिफाई होने के कितने साल लगे अभी? क्वालिफाई होने के बाद कितने साल लगे? 3 साल ना। 3 साल में उसकी पोजीशन क्या होगी? 3 साल में वो बंदा बन गया सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर,
और CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सिर्फ 3 साल के अंदर ही वो CFO बन गया। ना वो उसने मैनेजर वाला फेज देखा, ना उसने सीनियर मैनेजर वाला फेज देखा, वो डायरेक्ट कहाँ आ गया, 3 साल बाद CFO की पोजीशन पर आ गया। ठीक है ना। आज क्या चल रहा है, एंड नाउ ही बिकम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, SVP। और ये वो सारे काम वो कर रहा है बैंक इस्लामी के अंदर। और उस बंदे का नाम क्या है, हाँ भाई उस बंदे का नाम क्या है, उस बंदे का नाम है, उस बंदे का नाम है सर हसन मारफानी। ठीक है। जो आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी मेरे साथ वो पढ़ाएंगे। फिर आपके पास फिर आपके पास वो बंदा आपको एक और सब्जेक्ट में नजर आएगा हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं FR1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फिर वो आपको एक और सब्जेक्ट में नजर आएगा, दैट इज FR2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। तो ये बंदा हमारे पास 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है। आज बैंक में उसकी पोजीशन क्या है, ही इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। मतलब उससे मिलने के लिए आपको कम से कम ही 15-20 दिन का अपॉइंटमेंट का वेट करना पड़ेगा, तब जाके मुलाकात करेगा, इससे पहले तो मिलेगा भी नहीं। तो उसने क्वालिफाई कब किया ये बेटा देखो, 15 में। उसकी आज की पोजीशन कहाँ है, 2025, 10 साल में हो गई ना ये पोजीशन। तो उसकी भाई मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चा है जिसने अभी फ्रेश इंटरमीडिएट किया है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे सामने ये 2 नाम आ रहे हैं रिपीटेडली, एक सना, एक किरण का। ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर इन 2 बच्चों ने अभी अभी इंटरमीडिएट किया, बिल्कुल फ्रेश, और इनकी एज वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं लगा देता हूँ 18 ईयर्स। ठीक है, या 18 18 ईयर्स कर लो, चलो 20 ईयर्स कर लो, 18 to 20 ईयर्स के बीच में है बच्चा। ठीक है ना। CA कितने साल में होगा, 5.5 ईयर्स में हो रहा था ना। चलो 6 साल लगाओ पूरे, लगाओ 6 साल, तो कितने हो गए। अब वो बच्चे की एज क्या हो गई, 24 से 26 साल, है ना। 24 से 26 साल हो गए, 24 से 26 साल के अंदर वो बच्चा CA क्वालिफाई कर लेगा। और सीए क्वालिफाई कर लेगा वो, और सीए क्वालिफाई करने के बाद जब वो 34 ईयर्स का या 36 ईयर्स का होगा, तो उसकी ये वाली पोजीशन आ जाएगी मेरा भाई। कहाँ वाली, ऐसे ही कुछ आ रही होगी ना, यहीं पे कहीं घूम रहा होगा बंदा। तो 34 या 35 ईयर्स क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता। मैं बोलता हूँ लोगों को समझ ही 30 के बाद आनी शुरू होती है, करना क्या है लाइफ में। आपको बात समझ में आ रही है। इंटरमीडिएट करने के बाद जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, इंटरमीडिएट के बाद बच्चा बड़ा होना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। जब उसमें मेच्योरिटी आनी शुरू होती है, तो उसको पता नहीं होता क्या करना है। तो वो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में उसको बिल्कुल पता नहीं चलता करना क्या है। 30 साल के बाद उसको शऊर आना शुरू होता है कि अच्छा यार मैं बिजनेस की तरफ चले आता हूँ, या ये चीज पढ़ लेता हूँ, या ये यार पहले बताया होता तो मैं आज ये कर लेता। तो भाई पहले बता तो रहे हैं यार, है, आपको पहले बता रहे हैं 18 साल 20 साल की उम्र में भाई CA करना है। पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है तो CA करना है। आ रही है ना। अच्छा सर, अगर हम बाहर चले जाएं, क्वालिफाई करने के बाद अगर हम बाहर चले जाएं तो क्या होगा, है तो वो अक्षय कुमार की मीम है ना, वो पैसे ही पैसा होगा, कैसा वो बोलता है बैठ कर, है तो वो होगा फिर। एक बंदा है एक बंदा है जो कि क्वालिफाई हुआ, एंड ही पोस्टेड टू KPMG यूके। KPMG एक फर्म है, और KPMG यूके के अंदर उसकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है ना। और उसकी मंथली सैलरी है, कितनी है, कितनी है, 15 लाख 60 हजार पर मंथ। PM लिख देता हूँ भाई मैं, पर मंथ। उसकी पर मंथ मंथली सैलरी इतनी है, 15 लाख 60 हजार रुपये। अच्छा भाई मैं अपने पास से फेंक नहीं रहा हूँ, ऐसा लगा आप लोगों को यार मैं फेंक रहा हूँ। ये मैंने भी देखा है फेसबुक के ऊपर ही, मैं पर्सनली जानता इस बंदे को, फेसबुक पे इसका इंटरव्यू आया था, अवेलेबल अभी भी होगा। तो इस बंदे का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसकी 15 लाख 60 हजार रुपये सैलरी है पर मंथ। ठीक है। एक और चीज, एक ब्रांड है जिसका ऑयल भी आता है, और उसका उस नाम का बैंक भी है। ठीक है।
अब मैं नाम नहीं बताऊंगा स्पेसिफिकली, इतना नहीं बताऊंगा, बस इतना काफी है। उसका नाम का ऑयल भी आता है और उस नाम का बैंक भी है। जो उसका सीएफओ है उसकी सैलरी कितनी होगी? सही है, आप रिपीट करिएगा क्या? भाई एक बैंक है, उस एक नाम है, उस नाम का ऑयल भी आता है, उस नाम का बैंक भी है, दोनों चीजें हैं। तो जो बैंक का सीएफओ है उसकी सैलरी कितनी होगी? हाँ भाई बताओ। अच्छा, उसको क्वालिफाई हुए पे कोई होगा 15+ ईयर्स। हाँ, 15 साल से ज्यादा होगा उसको क्वालिफाई किए हुए, 15 ही, 15 साल से ज्यादा क्वालिफाई किए हुए होगा। है बेटा? कितनी होनी चाहिए उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जी किरण, जी सेना और बाकी सब लोग कहाँ गए? सुफियान, अहमद। कितनी होगी? 10+? हाँ भाई। उसकी मंथली सैलरी है कितनी है? हाँ भाई, कितनी लिखी? 40, 4 मिलियन, मतलब 40 लाख रुपए। कितनी? इतने जीरो लगाने पड़ेंगे, इतने जीरो लगाने पड़ेंगे सर। कितने, पूरे 5 साल की सैलरी तो नहीं बता रहे? अरे भाई ये पर मंथ बता रहा हूँ। अरे भाई पर मंथ बता रहा हूँ। मुझे बताओ ना यार, फ्रेश क्वालिफाइड होता है तो उसकी 3 लाख रुपए लग रही है सैलरी। तो फिर 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर गाड़ी कौन सी है इसके पास? अरे मेरे को क्या पता, मैं जानता तो नहीं उसको ऐसे। गाड़ी कौन सी है, कितनी शादियां, क्या है ये सब मेरे को नहीं पता। ये भाई इतनी राश की बात मैंने आपको बता दी है। और सर ऐसे कितने लोग हैं मार्केट के अंदर जो इतनी सैलरी अर्न कर रहे होंगे? अबे भाई मोस्टली जो सीएफओ कंपनी सेक्रेटरी होते हैं ना, वो सब इसी प्राइस ब्रैकेट में रेंज में फॉल कर रहे होते हैं। आ रही है बात समझ में? मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने एमबीए किया हो, जिसने ये किया हो, जिसने वो किया हो, और वो इतनी बड़ी सैलरी अर्न कर रहा हो। आज तक तो मैंने नहीं देखा। देखो सीए इतना टफ का मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग इंटरमीडिएट में भी फेल होते हैं। होता है ना? बहुत से लोगों से मैट्रिक नहीं हो रहा होता, उनको लुगारिथम समझ नहीं आ रहा होता क्लास 9 का। यार मुझे तो यही समझ नहीं आता, पता नहीं टेबल कैसे देखते, कैसे नहीं देखते। लेकिन जब समझ आता तो उसमें कोई है, कुछ कुछ भी नहीं है यार। पढ़ने से पेपर देने निकलते हैं, बगैर पढ़े पेपर नहीं निकलते। इस बात को याद रखिएगा। उसका बताओ, उसका उसका रीजन भी आपको बताता हूँ ना बेटा, उसका रीजन आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी, कभी भी एक तो अपने पेरेंट्स से बंदा झूठ ना बोले, इस बात को याद रखे। कोई आपसे गलत काम हुआ है, कोई अच्छा काम हुआ, अपने पेरेंट्स से क्लियर रहो, ताकि वो आपसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। आपको सबसे अच्छा गाइड वही करेंगे, आपके पेरेंट्स, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये, मिसाल के तौर पे एक बच्चा मुझसे क्यूएम का सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसने 1 वीक की छुट्टी कर ली। क्या कर ली? 1 वीक ऑफ कर लिया। अब 1 वीक ऑफ के बाद उसने लेक्चर देखे, कहने लगा यार 6 लेक्चर्स हो चुके हैं पीछे तो मेरे। अब मैं पुराने कवर्स करूं, न्यू लेक्चर्स देखूं, असाइनमेंट करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा अपने आप ही सोचना शुरू कर देता है कि यार पहले ये कर लेता हूँ, फिर वो कर लेता हूँ, फिर वो। अरे भाई आओ पूछो ना मुझसे, मुझसे पूछो भाई ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने आज तक कोई अराउंड कितने बच्चे पढ़ाए? मैंने आज तक 5,500 से ऊपर बच्चे पढ़ाए सीए के अंदर। 6 ईयर्स के अंदर, 6 साल हो गए मुझे सीए के अंदर पढ़ाते हुए। 5,500 से ऊपर बच्चे पढ़ाए मैंने, आज तक किसी बच्चे को टक्कर नहीं मारी। ठीक है ना? किसी बच्चे को नहीं मारा। तो कहने का मकसद ये है कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई, मिसाल के तौर पर 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, आप क्लास के लाइनअप नहीं आए, तो भाई आके पूछो। मैं इसलिए बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, पेपर ना रुके। आ रही है बात समझ में?
आपको इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चैप्टर है वो याद नहीं हो रहा, मिसाल के तौर के ऊपर, तो भाई मिस जैनब हमारे पास इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, उनसे पूछे भाई मिस मेरे साथ ये मसला हो रहा है, आप बताएं मैं इसको कैसे कवर अप करूं, क्या करूं कि मैं पास हो जाऊं, खत्म हो गई बात। तो हमेशा अपने बड़ों से, अपने टीचर से पूछने की आदत बनाए। वो बच्चा पता है क्या करता है, जो मेजोरिटी बच्चा फेल हो रहा है, वो गलती कर रहा होता है खुद, और पूछ किससे रहा होता है, अपने दोस्त से जो खुद सेम गलती करके आया है। बच्चा अपने दोस्त से ही पूछ रहा है जिसने पिछले अटेम्प्ट में सेम गलती करी है, तो वो आपको सही बताएगा गलत बताएगा, और भाई वो गलत ही बताने में वो खुद तो गलती कर चुका है वो। आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात? तो कहने का मकसद ये है कि सीए के अंदर जो बच्चा फेल होता है वो अपनी गलती की वजह से फेल होता है। अच्छा, आज के दौर में सीए करना इतना आसान हो चुका है ना, जिसकी कोई हद है। मेरे टाइम के ऊपर सिर्फ लाइव क्लासेस होती थी, बंदा 15 मिनट लेट क्लास में गया, टीचर ने बोर्ड पे लिखा था मिटा दिया। अब आपके दोस्त को जितना समझ आ रहा है आप उससे पढ़े, उससे समझे। आज तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास मौजूद है। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से, इसी तरीके से मैं रिकॉर्डेड में भी बातें कर रहा हूँ क्लास के अंदर। ठीक है ना? उस टाइम को पता टीचर लिफ्ट ही नहीं कराते थे, आज तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, कोई भी मसला होता है तो मैं जवाब दे देता हूँ उसके अंदर। ठीक है ना? तो आज की, उस टाइम के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं हो सकती थी, भाई भाई रास्ते हालात खराब है, मैं नहीं आ सकता कैंपस क्लास लेने के लिए, तो क्लास गई, टीचर पहुंचा, बच्चे पहुंचे हुए, क्लास हो गई। अब क्लास तो मेरी मिस हो गई। आज के दौर में आप लाइव क्लास भी ले सकते हो, चलो वो भी मिस हो गई बाय एनी चांस, रिकॉर्डेड ले सकते हो। तो आज का सीए से बच्चे को खाना खिलाता है, छोटे बच्चों को देखा है, ऐसे मुंह अम्मा मुंह पकड़ती है, मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, तो उसको ऐसे मुंह पकड़ के ऐसे खिलाना पड़ता है, तब वो जाके खाती है। तो आज के दौर में जो है वो टीचर इस तरीके से टुसाने के लिए बैठा है, बच्चे ने क्या करना है, खाना खाना है बस। तो सीए मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने खुद बनाया हुआ है अपने आप के लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, तो बाकी सबको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, ताकि फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। नहीं, मैं फाइनलिस्ट हूँ, और इसके अलावा मैं एमबीए क्वालिफाइड हूँ। और इसके अलावा आईएफआरएस, एक हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएफआरएस का सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है, टैक्स की सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है। तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी जब हमारी डे 1 की क्लास होगी तो उसमें फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। चलें आगे बढ़े। चलो जी। सो आपके पास जो पीआरसी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर एक पीआरसी 1 है, बिजनेस राइटिंग, ये आपका इंग्लिश वगैरह का सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह भी होती है। ठीक है, ये सर एलविन फराज है, वो आपको पढ़ाएंगे। पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये मैं पढ़ाऊंगा पूरा 100% सिलेबस। ठीक है ना? और पीआरसी 3 जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी मिस जैनब है, माशाल्लाह से वो फीमेल टीचर जो है ना, डबल गोल्ड मेडलिस्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। और वो इस टाइम के ऊपर जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती है। ठीक है, आज उनका आना था लेकिन बाय एनी चांस वो आज आ नहीं सकी। पीआरसी 4 40% मैं पढ़ाऊंगा, बाकी मेरे साथ 2 टीचर्स और हैं, एक तो हसन मारफानी है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक सर अली अमानुल्लाह है, वो भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, नबी कासिम उसके अंदर हेड ऑफ टैक्स है वो। ठीक है ना? तो वो पढ़ाते हैं। पीआरसी 5 हमारे पास सर तारिक तुनियो पढ़ाते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट के ऑनर भी है, और इसके साथ साथ वो एफबीआर के अंदर कमिश्नर भी है। ठीक है ना? तो ये आपके पास 5 सब्जेक्ट बनते हैं। अच्छा, ये रही वो स्टाइपेंड्स की लिस्ट। नहीं, ये नहीं, ये रहे वो स्टाइपेंड्स की लिस्ट के 22,600 होगी, फिर 30,700 हो जाएगी। ठीक है ना? फिर जब आप पूरा C5 क्वालिफाई कर लोगे तो आपकी स्टाइपेंड 42,000 हो जाएगी। फिर जब आप पूरा एमएसए, मतलब आपने पूरा सीए क्वालिफाई कर लिया, 21 पेपर्स पूरे के पूरे निकाल लिए, तो आपकी आपकी स्टाइपेंड हो जाएगी 84,700। ठीक है ना? और जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो क्वालिफाई होने के बाद क्या लिख के दिया है मैंने? क्वालिफाई होने के बाद क्या लिख के दिया है? नहीं नहीं, क्वालिफाई होने के बाद लिख के क्या दिया मैंने वहां पर? मैंने वहां, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, वह लिखा हुआ है स्काई इज द लिमिट। ठीक है, स्काई इज द लिमिट का मतलब क्या है?
कि जितना आप उड़ सकते हैं ऊपर उतना उड़े। अच्छा, आप एक बात को याद रखिएगा, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, कोई 8-9 हज़ार के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें तो कुछ का तो टिकट कट चुका है, कुछ बाकी है। ऑलमोस्ट 40% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब्रॉड मूव कर गए। भाई जाहिर सी बात है ना, मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं मिसाल के तौर के ऊपर, मुझे बाहर जा रहा हूँ, मुझे 4 मिलियन की ऑफर आ रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है ना? मुझे डबल की ऑफर आ रही है, बिल्कुल जाऊंगा। मैं यहाँ 10 लाख कमाता हूँ, मुझे यहाँ 25 लाख की ऑफर आ रही है, बिल्कुल चले जाऊंगा भाई। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी अपनी फर्म बना ली है, अपनी खुद का इदारा बना लिया, खुद की कंपनी बना ली। ठीक है? कुछ एक गिनती चुनती के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि जॉब करते हैं, बाकी मोस्टली या तो अपना बिजनेस कर लेते हैं, या तो वो अब क्या मूव कर लेते हैं, अब्रॉड मूव कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके पास पूरे फैकल्टी मेंबर्स हैं पीआरसी के, जो मैंने आपके सामने शो करे। ठीक है ना? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। पीआरसी का बैच कितना है? हाँ, समझ नहीं पा रहा मैं, बैच की मेजोरिटी मतलब? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तो अब एडमिशन ओपन होंगे तो पता चलेगा ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी तो समझ लो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, अभी डेमो क्लासेस होंगी, तो डेमो क्लासेस में बच्चा देख लेगा, समझ लेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है ठीक ठाक इसकी बातें, तो फिर एडमिशन फाइनल होंगे, तो फिर कम से कम भी महीना लगता है, तो पता चलता है कितने एडमिशन फाइनल। समझ में आई ना? क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, क्लासेस के बारे में अभी बताता हूँ बेटा मैं। अच्छा, एक और चीज है। एक और चीज है, देखो, एक बात याद रखना, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ इस बात को। मुझे बताओ ना, एक बंदा आपको ईदी देता है, अभी ईदी का सिस्टम हुआ है, एक बंदा जो आपको 5,000, 6,000, 7,000 ईदी देता है, आप उसकी ईदी का वेट करोगे, या एक बंदा जो आपको 100 रुपए, 50 रुपए देता है, आप उसकी ईदी का वेट करोगे? ज्यादा शिद्दत से वेट किसका करोगे? ज्यादा मिलेगी यार, वो बंदा आएगा तो पैसे दे, अबे 50 वाला तो चलो खैर ही है 100 वाले की भी खैर है ना भाई, जहां से ज्यादा आएगा। वैसे तो आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, जो दे रहा है, जो भी आए, दे रहा 500 का, ज्यादा की खुशी होती है। तो भाई कहने का मकसद क्या है कि आपने इंटरमीडिएट के बाद अपना फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे करना है। मार्केट में कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो बोलेंगे ग्रेजुएशन करो। अरे भाई, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने उसका अचार डालना है। भाई मैं एक बड़ी चीज देख रहा हूँ ना, मैं बड़ा स्कोप देखूं या छोटा स्कोप देखूं? मुझे बताओ। मैं तो बड़ा स्कोप देखूंगा ना, मैं छोटा स्कोप क्यों देखूंगा? फिर बोला जाता है नहीं ग्रेजुएशन भी जरूरी है। अरे हाँ जरूरी है, उसका भी एक हल है। उसका हल ये है कि मिसाल के तौर के ऊपर आप अपना फोकस किधर करें, सीए के ऊपर करें। आप यूनिवर्सिटी तो जाएंगे नहीं, तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपने ग्रेजुएशन करनी होगी, तो ग्रेजुएशन आपकी दो जगह से हो जाएगी। एक है वीएन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज क्या हैं, ऑनलाइन। वंस यू हैव डन विद द पीआरसी, देन कैफ टेक एडमिशन इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल, कहीं से भी एक एडमिशन ले लेना। ठीक है? ये एडमिशन इसलिए हम ले रहे हैं ताकि साथ साथ डिग्री चलती रहे, लेकिन वो साथ कब शुरू होगा अपना, जब हमारा पीआरसी हो जाएगा, जब हमारा कैफ भी हो जाएगा, सीए फाइनल के अंदर आ जाएंगे तब, ताकि हमें पता ये चल जाए कि सीए के अंदर पढ़ते किस तरीके से हैं, पेपर किस तरीके से देते हैं, आई कैप पेपर किस तरीके से पूछता है। आएगा मेरी बात सुनने? तो उस वक्त आप अपने पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल में एडमिशन ले लेना, उस वक्त बाद में जाकर। सर अगर हम तब भी ना लें, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। आप बड़ी चीज के ऊपर फोकस करो, सीए के ऊपर फोकस करो, छोड़ दो ग्रेजुएशन को। ठीक है ना? तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपको कोई बात पता चलती है, तो उसके बारे में आपने रिसर्च भी करनी है अपने तौर के ऊपर। ठीक है ना? दूसरे लोगों से पूछना भी है। आजकल मार्केट में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होने लगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाहर जाने के लिए जरूरी है ना, हाँ बिल्कुल जाना जरूरी है बाहर जाने के लिए। तो बाहर बंदा जाए, वो ग्रेजुएशन की बेसिस के ऊपर जाएगा या सीए की बेसिस के ऊपर जाएगा?
सर ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ 40 कमा रहा हूँ वहां 80 मिल जाएंगे। सीए की बेसिस को बजाऊंगा तो यहाँ 5 लाख कमा रहा हूँ वहां 15 लाख मिल जाएंगे। तो ऑफ कोर्स मैं सीए की बेसिस को बजाना चाहूंगा, लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए तो सही। जब तो चाहिए तो उसी का मतलब ये था कि मैंने कहा था जब पीआरसी और कैफ कर लें तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा ऑनलाइन। लेकिन आपका प्राइमरी फोकस ये करना होना चाहिए। ये छोटी सी चीज है, ये साथ साथ चलती रहेगी ऐसे ही। उसके ऊपर हमने इतना कुछ फोकस या टाइम अपना नहीं लगाना। हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई वो तो ऐसे ही हो जाएगा यार। मैं आपको बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते करते आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल में सेल्फ स्टडी पेपर से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी बुक्स वगैरह देखोगे ना, ऐसी पेपर देके आ जाओगे, पास हो जाएंगे। इटसेल्फ आपने कोई मेहनत कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है ना? स्टूडेंट बात समझ में आ रही है बच्चों मेरी? ये नहीं आ रही, सारी ऊपर से आ रही है। तो ग्रेजुएशन किस में कर रहे हैं? ग्रेजुएशन आजकल जो है वो, क्योंकि आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन करनी चाहिए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। अच्छा, मजे की बात, जब आप कैफ कर लोगे तो कैफ के बेसिस के ऊपर आपको एग्जेम्पशन भी मिलेंगे। आई थिंक आपके 2 इयर्स एग्जाम हो जाएंगे शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट आपको 4 साल में से 2 साल आपके कैफ की बेसिस के ऊपर एग्जाम हो जाएंगे। तो रिमेनिंग आपने सिर्फ 4 सेमेस्टर देने होंगे। 2 इयर्स। तो वो भी 4 साल का है, और बीकॉम भी, तो कौन सा अच्छा रहेगा? देखो सना, बीकॉम का दौर गया बेटा, दादा अब्बू के टाइम के जमाने का है बीकॉम। बीकॉम का दौर गया, वो उसको भूल गया। तो वो फायदा नहीं है ना। एसोसिएट डिग्री का मतलब है 2 साल का बीकॉम। अगर मैं वही टाइम कैफ के अंदर लगा लूंगा तो वो 2 साल तो मेरे एग्जाम होगा। ये एडीसी है, ये एडीसी है। देखो, सीए में पढ़ने के बाद आपको 2 साल की एक्सेप्शन मिल जाएगी। 2 साल का बीकॉम करने के बाद सीए में एग्जामेशन मिल रही है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सीए वाला लिफ्ट ही नहीं करा रहा, बुरा जाओ काम करो अपना। ठीक है ना? तो सीए करने के साथ साथ आपको 2 साल की एग्जेप्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 साल का बीकॉम करे और फिर सीए के अंदर आए, मैं बीकॉम करके सीए के अंदर आया था, ठीक है ना, आप लोग तो इंटरमीडिएट करके आए थे, मैंने अपना बीकॉम किया था 2017 में, और उसके बाद मैंने अपना सीए स्टार्ट किया था। तो मुझे एग्जामेशन कोई नहीं मिली थी, आई ने कोई लिस्ट नहीं कराया, एप्लीकेशन बोला बेटा जाओ काम करो अपना पूरे पेपर्स देने। ठीक है? नहीं, मैं फाइनलिस्ट हूँ, मेरे कुछ पेपर्स बाकी है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? किरण, बात समझ में आई बेटा? इमरान, तैयब, और ये हुस्ना, बेटा आप लोगों को तो मुझे मैसेज ही नहीं आ रहे। एडीसी करे तो एग्जामेशन मिलेगी, तो एडीसी मैं क्यों करूंगा किरण? बच्चे, मैं एडीसी करूंगा ही क्यों? मैं तो बड़ी चीज करूंगा और उसके बेसिस के ऊपर छोटी चीज में एग्जामेशन ले लूंगा। एग्जामेशन का मतलब ये होता है मुझे रिलीफ मिल जाएगा, खत्म हो गई बात, अब मैंने देने नहीं है, बाकी के पेपर दे दूंगा 2 साल के। है ना? यहाँ सीए भी चलता रहेगा, और जब मैं अप्लाई करूंगा कैफ की बेसिस के ऊपर तो मुझे एग्जामेशन मिल जाएगी। हाँ, अगर मैं एडीसी करूंगा तो सीएम के अंदर एग्जामेशन मिलेगी नहीं मिलेगी? या मिलेगी भी तो एक आध पेपर की मिली। एडीसी 2 साल का और बीएस 4 साल का, हाँ बिल्कुल, एडीसी आपका 2 साल का है, और बीएस जो है वो आपका 4 साल का होगा। नहीं नहीं, तो आपने रिमेनिंग जब कैफ क्वालिफाइड आप हो जाओगे ना किरण, देखो पीआरसी किया, कैफ किया, अब सीए फाइनल के साथ साथ सी फैब के साथ साथ, अब सी फैब के साथ साथ आपने रिमेनिंग दे देना है बस। सीए और एसीसीए में कौन सा फर्क है? देखो, सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसीए का मतलब होता है एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है ना? मोरलेस काम वही है, जो सीए करता है वही काम एसीसीए करता है, लेकिन पाकिस्तान वगैरह के रीजन में सीए सुप्रीम है, एसीसीए सुप्रीम नहीं है। और अगर आप यूरोप वगैरह की साइड जाते हो तो एसीसीए सुप्रीम हो जाता है, सीए सुप्रीम नहीं होता, लेकिन मोरलेस
काम दोनों का सेम ही है, जो सीए करता है वो एसीसीए करता है, सिर्फ कुछ लॉस का फर्क होता है। जैसे जो आप लॉ यहाँ पढ़ोगे वो पाकिस्तान लॉ पढ़ोगे, जो टैक्सेशन यहाँ पढ़ोगे तो वो पाकिस्तान टैक्सेशन पढ़ोगे, यहाँ जो लॉ पढ़ोगे वो बाहर का पढ़ोगे, यहाँ जो टैक्स पढ़ोगे वो मोर और लेस बाहर का होगा, यहाँ का मिक्सर होगा। तो कुछ चीजें डिफरेंट है, बाकी अकाउंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट्स, ऑडिट वगैरह की चीजें वो मोर और लेस वही है जो कि एसीसीए की होती है। हाँ, एसीसीए के अंदर 16 पेपर्स है, सीए के अंदर 21 पेपर है। ठीक है ना, एसीसीए के अंदर 16 पेपर है और सीए के अंदर 21 पेपर है। अच्छा एक बात याद रखना, एसीसीए वाला भले 10 साल लगा ले, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का जो अथॉरिटी है वो एक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। ऑडिट रिपोर्ट जब हमारी बनेगी, फाइनल हो जाएगा, ऑडिट वगैरह सब हो जाएगा, तो ऑडिट रिपोर्ट को वो जो साइन करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, अब्रॉड जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, सीए भी और एसीसीए भी। अच्छा सीए के अंदर आपकी कॉस्ट में तो बचा चुका था, 5 लाख रुपए लगेगी। आपको पता है, आपको एक बात बताता हूँ, इधर देखो बेटा, सीए के अंदर जो पेपर फीस है, पेपर पेपर आईकेप को पेपर देने की फीस तो 5,000 है। सीए के अंदर जो आईकेप को पेपर देने की फीस है वो कितनी है, जिसको हम एग्जामिनेशन फीस बोलते हैं। एसीसीए की एसीसीए की मेरा मेरा बच्चा पेपर फीस जो है वो तो उसके फाइनल के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एसीसीए की फीस पॉइंट्स में जाती है, लोकल करेंसी में नहीं जाती। तो पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात हैं वो हर दफा डिफ्लेट ही हो रहा होता है, कभी 257 का होगा, फिर 258, 259, तो बड़े चले जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। तो एसीसीए फाइनल्स की जो कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनकी फीस जो है ना वो 90-90 हज़ार रुपए है। मतलब मैं पेपर दूंगा इस बात के मैं 90,000 पे करूंगा, और अगर मेरा पेपर रुक गया तो 90,000 आपके गए ऑयल लेने। ऐसे तमीज से बोला, थोड़ा सा ऑयल लेने, ऐसे नहीं बोल सकते ना थोड़ा, तो ऑयल लेने चले जाएंगे वो 90,000 अगेन दोबारा देने पड़ेंगे जब पेपर देना होगा तो। और अगर किसी बच्चे ने 3 पेपर देना तो 9 3 जा 27, 2,70,000 रुपये तो मेरा भाई मैंने किसके देने, सिर्फ पेपर देने की फीस देनी है यार, है। बिल्कुल आ रही है बात समझ में। तो एसीसीए एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है, कोई 4 टाइम्स एक्सपेंसिव हो जाएगा सीए का, तो इतने में तो 4 बच्चे सीए कर लेंगे भाई। तो ये डिफरेंस है। हाँ किसी के पास बहुत पैसा ज्यादा हो तो भाई 1-2 बच्चे मैं भी रेफर करूंगा, उनको भी एसीसी करवा देना अपने अब्बू से बोल के। अगर किसी का कोई मजीद सवाल है तो मुझसे कर ले बेटा। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह हर चीज में इंशाल्लाह बोलने के हाथ डालने। अच्छा क्लासेस कब से शुरू होंगे, बच्चों का ये कंसर्न था, कुछ है बच्चे जो क्लासेस का वेट करने के, क्लासेस कब से शुरू होंगी, कुछ है कोई ऐसे बच्चे। आपकी क्लासेस शुरू होना ही है फ्रॉम सैटरडे। सैटरडे को आपकी क्लास जो क्यूएम की क्लास है वो होगी अराउंड 4:30 बजे से 6 बजे। ठीक है, मैंने थोड़ा शाम के टाइम पे इसलिए रखी होंगे, अभी दोपहर में गर्मी वगैरह थोड़ा ज्यादा चल रही है, तो इसीलिए मैंने शाम का टाइम रखा है कि 4:30 बजे से 6 बजे, या 4 से 5:30, और ऑलमोस्ट जो है ना वो 4 साढ़े 4 के करीब ही मैं क्लास रखूंगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्लासेस आपकी डेमो क्लासेस होंगी फॉर 1 वीक, डेमो क्लासेस होंगी 1 वीक के लिए। डेमो क्लास का मतलब होता है ये क्लासेस फ्री हैं। जिस तरीके से आज ओरिएंटेशन का लिंक ग्रुप पर आया है, इसी तरीके से डेमो क्लासेस के लिंक टीचर के नाम के साथ ग्रुप पर आते रहेंगे। मेंशन टाइम के ऊपर आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप इसी तरीके से लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाओगे जिस तरीके से आज ज्वाइन हुए हो। ठीक है, और ये डेमो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी सारी के सारी क्लासेस, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर एसटीडी सॉल्यूशंस का। सर वो क्लासेस के रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, देखो ये मिल गई रिकॉर्डिंग एसटीडी।
प्रॉपर क्लास का मतलब, डेमो का मतलब मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंदर, लेकिन फ्री में पढ़ाऊंगा। हाँ, 1 वीक के बाद सिर्फ क्लासेस वो बच्चा ले सकेगा जो कि फीस पेड होगा। ये प्रॉपर क्लासेस ही है, मेरे को तफरी थोड़ी कराऊंगा अगर क्लास में। मैं समझ गया। तो तफरी नहीं कराऊंगा, क्लास में आकर मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना। तो वो डेमो क्लासेस ही इसलिए होती है ताकि बच्चा देख ले, समझ ले कि उसको टीचर की बातें समझ में आती हैं या नहीं आती, इसलिए होती है डेमो क्लासेस। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, उनको मैंने आपको बताया कुछ 5,500 से ज्यादा बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ जगहों पर तो ऐसे हैं कि मेरे अपने स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा, छोड़े जाने दें। तो कहने का मकसद ये है कि आ, बहुत सारी चीजें जो कि मैंने अपने ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर से सीखे, 6 साल होगा सीए में पढ़ाते हुए। इसके अलावा सीए के अंदर, सीए के साथ साथ एसीसीए भी पढ़ाता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा सीएसएस, ठीक है ना, इसके अंदर भी पढ़ाता हूँ। 3 चीजें जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब फर्स्ट क्लास लोगे ना तो यू विल फील अ बिग डिफरेंस, का आपको पता चलेगा कि हाँ यार, जहाँ से पढ़ रहे हैं फिर वहीं से पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना। स्टार्ट होगी तो एग्जाम्स कब देंगे हम, देखो बेटा आपका है जुलाई बैच। कौन सा बैच है बेटा आपका? जुलाई बैच है। अब जुलाई बैच में एग्जाम्स आपके अराउंड होंगे 20 जुलाई से। एग्जाम्स कब होंगे? 20 जुलाई को एग्जाम्स होंगे। क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, पीआरसी के जो पूरे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो पीआरसी के अंदर 5 पेपर्स थे, बच्चा उसको क्या करता है, उन पेपर्स को ब्रेक कर लेता है। मैं खुद बोलता हूँ बच्चे को ब्रेक कर लो बेटा, 3 पेपर्स एक साथ दो एंड 2 पेपर्स एक साथ। मतलब देखो, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सुनते हैं ना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। एडमिशन कब लिया आपने? अप्रैल में एडमिशन ले लिया। आपने जुलाई में जाके कितने पेपर्स दिए बेटा? 3 पेपर्स। जुलाई के बाद आप अपने सितंबर में कितने पेपर्स दोगे? 2 पेपर्स। लेकिन आप उन सारे पेपर्स की स्टडी यही करोगे, उन सारे पेपर्स की स्टडी यही करोगे। तो हम सर, हम 3 पेपर क्यों दे रहे हैं, फिर पूरे 5 ही दे दें? वो इसलिए ताकि ओवर बर्डनाइज ना हो जाओ। 1 महीने का गैप करेंगे और 1 महीने बाद आईकेप दोबारा पेपर लेगा, तो उस 1 महीने में आप उन 2 पेपर्स को रिवाइज कर लोगे। लेक्चर आपके पोर्टल के ऊपर रहेंगे, ये मेरा वादा है। बात समझ में आई नहीं आई? पूरे 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ें, तैयारी करें, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आप ये करेंगे कि 3 पेपर्स आप अटेम्प्ट कर लो जुलाई के अंदर, 2 पेपर्स अटेम्प्ट मत करना। क्लासेस लेकिन ली हुई है मैंने। तो जो अब 1 महीना गैप आएगा अगस्त का, उसके अंदर बीच में क्या होगा, मैं रिवाइज करके वो 2 पेपर्स दे दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर सर मैं कैफ के लिए पीछे हो जाऊंगा, मेरा बच्चा कैफ की अटेम्प्ट ही सितंबर में शुरू होती है। फिर कैफ की अटेम्प्ट के पेपर्स कब होंगे? तो आपको एक फुल फ्लैश अटेम्प्ट के मिल जाएंगी 3 पेपर्स के लिए। अच्छा, कोई बच्चा अगर पूरे 5 के 5 पेपर जुलाई में दे दे मिसाल के तौर के ऊपर, तब भी उसका कैफ तो सितंबर में ही शुरू होगा ना, उससे पहले तो शुरू नहीं होगा। तो फिर वो 1 महीना बीच में वेट करेगा। तो भले 1 महीना वेट करने से बेहतर है मेरा भाई कि अपने बर्डन को ब्रेक करके दे दो, 3 पेपर पहले दे दो, 2 पेपर बाद में दे दो। और जैसे ही पेपर देके फ्री हो गए तो फिर कैफ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कैफ में आ जाना। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि स्टडी आपने अभी से शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि इस 1 महीने का जो गैप है ना, ये वाला, ये सिर्फ रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर आप क्लासेस नहीं लेते तो फिर 2 महीने 3 महीने फिर क्लासेस लगेंगे, तो फिर सितंबर से आगे चले जाएगा। फास्ट ट्रैक में जो देते हैं वो दिन वो दे सकते हैं जुलाई के बाद। हाँ, जुलाई के बाद बेटा सितंबर में ही होंगे पेपर्स ना। हर ऑल्टरनेट मंथ्स के ऊपर होते हैं, 1 महीना छोड़ के होंगे, ठीक है, बाई मंथली होते हैं। मतलब 1 महीना होंगे, फिर 1 महीना गैप होगा, फिर होंगे, फिर अगस्त, सितंबर में होंगे ना, सितंबर के बाद अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर के अंदर होंगे, फिर दिसंबर में नहीं होंगे, फिर जनवरी के अंदर होंगे पेपर आपके। सर, अगर सबसे हार्ड 2 पेपर्स पहले दे दे और बाकी 3 इजी बाद में, देखो हमजा, वो सुफियान, ये हमारे ऊपर ऊपर है कि ये हार्ड कौन से पेपर हैं और आसान कौन से पेपर हैं। मैं बोलता हूँ पूरे 500 के 500 पढ़ने हैं आपने, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड पेपर, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्यूएम,
एंड इकोनॉमिक्स, ये आप 3 पेपर लाजमी लो, ये 3 बड़े पेपर्स हैं, ठीक है। BWCS और ITB, ये 2 पेपर आप दो, क्योंकि ये 2 पेपर हल्के हैं, छोटे हैं सिलेबस वाइज भी। तो ये 2 पेपर आप अगस्त सितंबर में दे देना, 3 पेपर आप जुलाई में दे दो, जो कि बड़े पेपर हैं। कैलकुलेशन है, पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप गैप करोगे ना फिर वो मिस हो जाएगी जहन से, फिर उसको रिकॉल करने में टाइम ज्यादा लगेगा। कैफ की पेपर्स की क्या बात कर रहे थे हम, सना? तो जब आप कैफ के अंदर आओगे तो न्यू स्कीम आ जाएगी, तब तक तो इंशाल्लाह जब आप कैफ के अंदर एंटर होगे तो न्यू स्कीम आ जाएगी। जुलाई में पेपर है PRC के, हैं सर? जो जुलाई में पेपर हो जाए PRC के, तो फिर तो अगर जुलाई में पूरे के पूरे 5 आप देते हैं पेपर, तो बेटा सना नहीं, एलिजिबल नहीं होंगे ना आप, सितंबर में कैफ की अटेम्प्ट नहीं दे सकते। अगर आप अपना जुलाई में PRC कर लेते हो, आप अपना जुलाई में PRC पास कर लेते हो, तो आप सितंबर में कैफ की अटेम्प्ट नहीं दे सकते, एग्जामिनेशन फीस जा चुकी होगी। कैफ की एग्जामिनेशन फीस ना ICAP को जा चुकी होगी, तो वो डेट निकल चुकी होगी, तो आप सितंबर में कैफ नहीं दे सकते। आपकी कैफ की अटेम्प्ट ही मार्च अटेम्प्ट बनेगी, कुछ भी कर ले। हाँ, एक सूरत सितंबर अटेम्प्ट बन सकती है। कैसे? कैसे बन सकती है सितंबर अटेम्प्ट? कैफ की सितंबर अटेम्प्ट एक एक कंडीशन में बन सकती है कि आप मई में पेपर दे दें अगले महीने। तो यार अभी तो शुरू नहीं हुई क्लासेस में, अगले महीने कहाँ से पेपर दूंगी 5, है ना? ICAP वाले कह रहे इंग्लिश में एग्जामेशन करेंगे। हाँ हमजा, वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप के ऊपर ही। और जब मैं क्लास 1 डे 1 लूंगा ना, तो उसमें मैं क्राइटेरिया बता दूंगा किस बच्चे की कौन सी एग्जामेशन आ रही होगी, रेलिवेंट परसेंटेज वाइज, ठीक है ना? तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक काम करो, मेरा नंबर नोट कर लो आप लोग। मेरा नाम है सर AR, सर अरसलान सिद्दीकी, ठीक है। और आपको कोई भी इशू हो मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कांटेक्ट करो, और इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। सैटरडे से हमारी क्लासेस हो रही हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग कराची में रहते हैं बराए मेहरबानी कैंपस आ जाए, ताकि थोड़ा सा गेट टुगेदर हमारा हो जाए। और जो लोग अगर कराची से बाहर रहते हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर वो ऑनलाइन ले लो, ग्रुप के ऊपर लिंक आ जाएगा, ठीक है। सैटरडे को 4, भाई शेड्यूलर देख लेना, 4 या 4:30 से हमारी क्लास, आपने 4:30 से, 4:30 से 4:30 से 6, 4:30 से 6, 4:30 से 6, ठीक है ना? 4:30 से 6 क्लास लगाएंगे, इससे ऊपर इकोनॉमिक्स की क्लास लगा देंगे, ठीक है ना? तो इससे ऊपर इकोनॉमिक्स की क्लास हो जाएगी, क्यों की क्लास 4:30 से 6 होगी। तो आपने इंशाल्लाह आना होगा। अच्छा सर, बुक्स, रजिस्टर, पेन, मार्कर क्या लेने? भाई कुछ नहीं लेना है, अभी फिलहाल कुछ नहीं लेना। फर्स्ट क्लास में आएंगे सारी चीजें बताऊंगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना आप लोगों ने, सही है ना बेटा? कितने रजिस्टर बनाने, कवर कौन सा करना है, फूल पत्तियां बनानी नहीं बनानी। अच्छा अच्छा, लड़कियों को एक थोड़ी सी बीमारी होती है, ये वो ऐसे भी लिखेगी ना, ऐसे फूल बनाएंगे। सर आपकी बुक्स कहाँ से मिलेगी बेटा? मैं सारी की सारी बुक्स जो है ना वो PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। आप चाहें तो उसको वर्चुअली पढ़ लें, और चाहें तो उसका फिर प्रिंट आउट निकलवा लें, ठीक है। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि बच्चा जो है ना वो हार्ड कॉपी परचेज करे और वो इतनी मोटी मोटी किताबें घर में रखे। वर्चुअली दौर चल रहा है, तो PDF में सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ती तो फिर अपने घर की तरफ से कहीं से ही प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? तो बस इंशाल्लाह ताला फिर सैटरडे को अपनी क्लास में मुलाकात करते हैं 4:30 से 6।